नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का डिमांड था कि एसके झा सर का जो एनसीईआरटी लेवल का एग्जाम्पलर बुक है, उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग का भारी डिमांड था, तो आज हम लोग जो है इस बुक को सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी लेवल का सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं या बीपीएससी टीचर का, यानी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बीपीएससी टीचर के लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होगा। तो सभी लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जितने भी बीपीएससी टीचर और रेलवे वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग पेज बाय पेज सॉल्यूशन करेंगे। आज क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस का क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको बुक का जो है फ्रंट पेज आपको इस प्रकार है, और सेकंड पेज जो है सेकंड पेज इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र भी दिया गया है, जो कि आपको अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो जो कि ग्रुप डी में फिगर भी पूछा गया था, तो फिगर भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ से चैप्टर जो है दिया गया है, सारे चैप्टर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। इसी प्रकार जो है सारे, यानी 6 से लेकर 10 तक सारे चैप्टर का साइंस का सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। आज हम लोग 6 का जो है साइंस चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज सॉल्यूशन करेंगे, डीपली से सॉल्यूशन करेंगे। सभी क्वेश्चन का डीपली से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर लगभग 1K यानी 1000 लाइक अगर हो जाता है, तो इस बुक को हम पूरे सॉल्यूशन आपको फ्री करवाएँगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और पूरे वॉच कीजिएगा। आज हम लोग क्लास 6 का सॉल्यूशन करेंगे, साइंस का पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो चलिए, उससे पहले दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए, तो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, सभी ग्रुप में इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सके और हमें जो है सपोर्ट मिल सके। तो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन आपको पीपीटी में मिलेगा और सभी का सॉल्यूशन भी डीपली मिलेगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे वीडियो यानी पूरे बुक का सॉल्यूशन हाँ, फ्री मिलेगा, और 1 से 2 दिन में ही पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुछ जानवर का नाम दिया गया है, और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा जानवर जो है वो सर्वाहारी की जोड़ी बनाता है, यानी कौन सा जानवर है जो वो सर्वाहारी है। सबसे पहले देखिए, बकरी बकरी सर्वाहारी है या शाकाहारी? तो हम जानते हैं बकरी जो है शाकाहारी है, क्योंकि ये वनस्पति खाती है, पेड़ पौधे खाते हैं। जो सर्वाहारी वे होते हैं जो मांस और पेड़ पौधे, पत्तियाँ दोनों खाते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। और जो सिर्फ वनस्पति खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो बकरी हम सब जानते हैं कि शाकाहारी है। तेलचट्टा जो है दोस्तों, तिलचट्टा ये सर्वाहारी है, ये मांस भी खाते हैं और पत्तियाँ भी खाती है, तो ये सर्वाहारी हो जाएगा, यानी तिलचट्टा सर्वाहारी है। उसके बाद मनुष्य मनुष्य भी सर्वाहारी है, क्योंकि मनुष्य भी मांस खाते हैं और फल फूल खाते हैं, तो मनुष्य भी सर्वाहारी है। गीध लास्ट है, गीध। तो दोस्तों, गीध जो है सिर्फ मांस खाते हैं, पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 2 और 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2, यानी तिलचट्टा और मनुष्य जो है ये सर्वाहारी है। चलिए इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है सर्वाहारी है। कोई भी जानवर जो केवल वनस्पति खाता है वो शाकाहारी जंतु कहलाता है। जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गया, ये सभी शाकाहारी है। कोई भी जानवर जो केवल मांस खाता है वो मांसाहारी जानवर कहलाता है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सिर्फ मांस खाता है, तो ये मांसाहारी हो गया। जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी हो जाएगा। वह जानवर जो पौधे और मांस दोनों का उपयोग भोजन के रूप में सक्षम करते हैं वो शाकाहारी या सर्वभक्षी भी कहते हैं। जैसे भालू हो गया, मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सभी जो है यानी सर्वाहारी है, सर्वभक्षी है। अगर यहाँ पे दोस्तों भालू है, अगर यहाँ पे एक ध्रुव वाला भालू होता है, सॉरी ध्रुव वाला भालू होता है, जैसे जो अंटार्कटिक में रहते हैं, अ, वो जो है शाकाहारी है, ना कि मांसाहारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? ऑप्शन है पराग, पंखुड़ियाँ, मकरंद, कली।
तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों मधुमक्खी जो इस शहद बनाती है वो किससे बनाती है? तो वो मकरकंद से बनाती है, मकरकंद से बनाती है। चलिए इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मधुमक्खी मकरकंद से शहद बनाती है। मधुमक्खियाँ जो फूलों के यानी मकरंद को इकट्ठा करती है और इसे एक उच्च चीनी खाद्य भंडार में परिवर्तित करती है। मधुमक्खियों द्वारा शहद के उत्पादन में कई रासायनिक प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें पाचन, एंजाइम गतिविधियाँ और वाष्पीकरण शामिल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुछ जानवर का नाम है और कह रहा है उपयुक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है, यानी मनुष्य के लिए कौन दूध का स्रोत है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम है गाय। तो हम सभी लोग जानते हैं गाय जो है मनुष्य के लिए सबसे उत्तम जो है दूध का स्रोत है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों भेड़। भेड़ भी दूध का स्रोत है। थर्ड नंबर है घोड़ा। दोस्तों ये घोड़ा जो है मनुष्य के लिए दूध का स्रोत नहीं है, तो ये नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है बैल। बैल भी दोस्तों दूध नहीं देता है, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं 1 और 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय और भेड़ जो है ये दूध का मनुष्य के लिए उत्तम स्रोत है। चलिए इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मनुष्य के लिए दूध का स्रोत गाय और भेड़ है। आमतौर पर मांस वाली भेड़ की नस्ल जन्म के केवल 4-5 महीने तक दूध देती है, यानी मांस वाली जो भेड़ होती है वो सिर्फ 4 से 5 महीने तक ही दूध देती है, जबकि कुछ नस्ल जो है वो 8 महीने तक जो है दूध देती है। दूध जो है वो प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लाविन युक्त होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को जो है सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आपको मिले। चलिए पहला क्वेश्चन है कि खाद्य पौधों की सूची दिया गया है और क्वेश्चन है कि पौधों के किस जोड़ी के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं। पौधे में यहाँ बहुत सारे पौधे दिया गया है और कह रहा है किस पौधे में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है। सबसे पहले ऑप्शन है केला। दोस्तों केला का बहुत सारे हिस्सा जो हम लोग खाते हैं, जैसे इसका फल खाते हैं, फिर तना खाते हैं और उसका कंद भी खाते हैं, तो केला हो जाएगा। उसके बाद कद्दू का भी हम लोग फूल खाते हैं, कद्दू फल खाते हैं। जबकि भिंडी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भिंडी का पत्ती हम लोग नहीं खाते हैं, सिर्फ फल खाते हैं, तो भिंडी नहीं होगा। बैगन भी नहीं होगा, क्योंकि बैगन का भी हम लोग सिर्फ फल खाते हैं, फूल नहीं खाते हैं या पत्ती नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 1 और 2, यानी केला और कद्दू का हम लोग 1 से अधिक भाग खाते हैं। आइए डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए केले और कद्दू के 2 या 2 से अधिक से ज़्यादा खाने योग्य हिस्से होते हैं। जैसे केले के पौधे में तना, फल, फूल ये सभी जो है खाने योग्य होता है, जबकि कद्दू में जो है फूल और फल खाने योग्य होता है, जबकि भिंडी और बैगन में केवल फल ही खाने योग्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। केले के पौधे का वह कौन सा भाग है जो भोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। प्रथम है फूल, तो फूल उपयोग में लाते हैं। दूसरा है फल, तो फल भी उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है तना, तना भी फल खाने के योग में लाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है जड़। दोस्तों केले का जड़ जो है खाने योग्य नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। डीपली सॉल्यूशन हो जाएगा कि जड़ केले के पौधे का वह भाग है जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। केले के पौधों की पत्तियां को भी हम भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, यानी केला का पत्ता हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। पौधे के वे घटक जिन्हें खा सकते हैं वो भीतरी तना, फूल, कच्चा केला और पका केला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट को पहचान कीजिए। का ये 4 ऑप्शन दिया गया है और कौन इसमें से विषम है। आइए देखते हैं। देखिए गाय से दूध निकलता है और दूध से मक्खन बनाते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है मुर्गी से मांस बनता है और मांस से अंडा बनता है, तो ये भी सही है। बकरी से दूध निकलता है और बकरी से मांस भी निकलता है, तो ये भी सही है। और 4 नंबर है पौधे से सब्जी निकलता है और सब्जी से छाछ, तो ऑप्शन दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, नहीं इसमें से भिन्न है। ऑप्शन इसका डी गलत दिया गया है। आइए इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे गाय से दूध, दूध से मक्खन, बकरी से मांस, मांस से अंडा, यानी
मुर्गी से मांस और मुर्गी से ही अंडा निकलता है। बकरी से दूध और बकरी से ही मांस निकलता है। जबकि पौधे से सब्जी प्राप्त होती है लेकिन छाछ नहीं। छाछ जो है ये दूध से प्राप्त होती है, छाछ दूध से प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है हर चैप्टर में बहुत ही कम है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही एग्जाम लेवल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कम क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना 6 ऑब्जेक्टिव ही था क्लास 6 का, तो हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर भोजन के घटक करने वाले हैं, भोजन के घटक करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन जारी रहे तो आप लोग यस ज़रूर लिखे जो है कमेंट कीजिएगा, यस जो है ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई भी त्रुटि हो इस वीडियो में तो आप लोग त्रुटि के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर चाहते हैं सेशन जारी रहे तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर नहीं प्रदान करता है। कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर नहीं प्रदान करता है। आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए प्रथम ऑप्शन है कि साबुत अनाज। दोस्तों ये साबुत अनाज जो है ये पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। साबुत दाल भी हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। फल और सब्जियां भी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। जबकि दूध जो है दोस्तों, ये दूध ये जीव जंतु यानी गाय से या किसी भी जीव से प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन यानी डी हो जाएगा। यानी कह रहा है कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर नहीं है, तो दूध जो है ये आहार फाइबर नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन हम क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। चलिए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं। देखिए दूध से फाइबर प्राप्त नहीं होता है, ठीक। फाइबर जो है वो साबुत अनाज, साबुत दाल, फल और सब्जियां से प्राप्त होता है। जबकि फाइबर कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा प्रकार है जो प्रायः पौधे की पत्तियां, तने और जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा चोकर, साबुत अनाज और बीन्स प्रजाति की सब्जियों में भी फाइबर मौजूद रहता है। यानी चोकर, साबुत अनाज और बीन्स जैसे प्रजाति सब्जियों में भी फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है। प्रोटीन का कौन सा स्रोत जो है वो अन्न से भिन्न है। देखिए मटर जो है दोस्तों ये प्रोटीन है, लेकिन दोस्तों ये मटर पौधे से प्राप्त करते हैं। चना में भी प्रोटीन होता है और ये भी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। सोयाबीन भी सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत है और ये भी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। लेकिन पनीर जो है दोस्तों ये दूध से बनता है। तो इसमें से कह भिन्न कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भिन्न। यानी पनीर दूध से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी प्रोटीन रहता है। आइए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं। देखिए पनीर जो है प्रोटीन का स्रोत है या दूध से प्राप्त होता है। चना, मटर, सोयाबीन ये सभी पौधे से प्राप्त होता है। जबकि सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली, हरी मूंगफली, चना और पनीर इत्यादि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है। यानी दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है। प्रथम है प्रोटीन, तो दूध में प्रोटीन होता है दोस्तों। कैल्शियम, सी, विटामिन सी। दोस्तों अगर विटामिन सी दूध में रहेगा तो दूध फट जाएगा, इसलिए विटामिन सी जो है दूध में नहीं रहता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कैल्शियम भी दूध में रहता है और विटामिन डी भी दूध में रहता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए डीपली सोल्यूशन देखते हैं। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी संतरा, नींबू, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे खाद्य पदार्थ को पढ़ें और कराए उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है। यहाँ पे सारे खाद्य पदार्थ है और कराए कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो ऊर्जा देने वाले हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों गेहूँ। गेहूँ से ऊर्जा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। घी से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आयोडीन। दोस्तों आयोडीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है पालक। पालक से भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यानी गेहूँ और घी जो है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आइए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं। घी में अधिक मात्रा में वसा होता है और गेहूँ में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, और ये दोनों जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है।
वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की आपूर्ति में शामिल होते हैं। पालक और आयोडीन युक्त नमक में खनिज और विटामिन होते हैं। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें अधिक मात्रा में आयरन होता है, यानी पालक में अधिक मात्रा में आयरन होता है। आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन की महत्वपूर्ण मात्रा होती है और घेंघा रोग भी रोकता है। यानी आयोडीन जो है, आयोडीन से घेंघा रोग रोकता है। नमक खाने से जो है आयोडीन घेंघा नमक रोग जो है रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे रोगों के बारे में जो है कथन दिया गया है और कह रहा है कि कथन में से कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाले रोगों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कौन सा कथन जो है वो किसी कमी से होने वाले रोगों का सबसे अच्छा इसका जो है वर्णन करता है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम है कि ये कीटाणु के कारण होता है, तो कीटाणु के कारण होता है, लेकिन रोगों का अच्छा कौन सा जो कथन है वो सही ऐसे कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी कारण होता है। जो भी रोग होता है वो पोषक तत्व के कारण ही कमी से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो सभी रोग ऐसा नहीं होता है। नहीं सभी लोग, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, तो सभी रोग संपर्क से नहीं फैलता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। नहीं इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 2 और 4। आइए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए बहुत सारे रोग हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं और संतुलित आहार लेकर इसे रोका जा सकता है, तो इसलिए इसका 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने का चरण दिया गया है और कह उपयुक्त में से कौन सा चरण पहले होगा और कौन सा चरण बाद में होगा। आइए देखते हैं। देखिए प्रथम चरण है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले हो जाएगा परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट और पाउडर बनाएंगे। परीक्षण के लिए सबसे पहले पेस्ट और पाउडर बनाएंगे, फिर उससे एक प्रणाली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें और उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएंगे। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा इसमें कॉपर सल्फेट के घोल को 2 बूंद डालेंगे और लास्ट में हो जाएगा, यानी प्रणाली में कास्टिक सोडा के घोल को 10 बूंद डालें और अच्छी तरह हिलाएं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं। बस ऑप्शन इसका बी ही हो जाएगा डीपली सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और कह रहा है कि आइए देखते हैं कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रथम है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है, तो ये भी सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है, तो दोस्तों ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका डीपली सोल्यूशन है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंद तथा शर्करा के रूप में होते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी प्रोटीन की आवश्यकता हम लोग शरीर को वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल में विटामिन बी और सी पाया जाता है और वसा में बी सी की छोड़कर। अगर पूछे कि जल में कौन सा विटामिन होता है तो बी सी, और वसा पूछे तो बी सी को छोड़कर और सभी पाया जाता है, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, यानी बी सी को छोड़कर सभी वसा में पाया जाता है और जल में बी सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो है वो औसत दिया गया है, कौन सा कथन औसत है। प्रथम है कि विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए ये आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। विटामिन B1 जो है ये घाव भरने में सहायक होता है, तो घाव भरने में दोस्तों विटामिन सी सहायक होता है, ना कि विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जो कि ये कथन जो है गलत दिया गया है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, तो दोस्तों ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है, तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन बी गलत दिया गया है। चलिए इसका डीपली सोल्यूशन है कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, ये बताए थे आपको। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से
नष्ट हो जाती है, यानी जब हम गर्म करते हैं तो आसानी से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाती है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? धीमी जो वृद्धि होती है वो किसके कारण? तो हम जानते हैं कि जो हम लोग मानव शरीर की जो वृद्धि होता है वो प्रोटीन के कारण। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसका शरीर बौनापन हो जाएगा। तो धीमी वृद्धि होता है ये प्रोटीन के कमी के कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज 1912 में किया। विटामिन की खोज किसने किया? तो ये फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1912 में। प्रोटीन मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। वसा की अधिकतम से चर्बी और वजन बढ़ता है। अधिक वसा लेने से चर्बी और वजन बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा 3 जो कि तंतु से वस्त्र तक। ये क्लास 6 का सारे साइंस का क्वेश्चन है। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्लास 7 लेकर आएंगे। ये क्लास 6 था, अब हम लोग 7 लेकर आएंगे, उसके बाद 8। तो जो है इस मंथ जो है आपको 2 से 3 दिन में पूरे बुक का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर 3। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि पहेली अपनी सहेली को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है, तो वो कौन सा उपहार देगी? कह रहा पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशे से बना हुआ एक उपहार भेंट करना चाहती है, तो कौन सा उपहार देगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। कह रहा है कि जूट का थैला देगा, ऊनी शॉल देगी, रेशमी साड़ी देगी, नायलॉन दुपट्टा देगी। यहाँ पे रेशा लगा हुआ है, आप लोग भी रेशमी साड़ी मार दीजिएगा। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जूट का जो थैला होता है जूट का, ये प्योर जो है पौधे से बना होता है, तो हम लोग मारेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी जूट का थैला जो है वो पौधे से बना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए, पहली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बना एक उपहार में जूट का ठेला भेंट करेगी, क्योंकि जूट का ठेला प्लांट फाइबर का बना होता है। प्लांट फाइबर का बना होता है। ऊन जो है यह भेड़ से प्राप्त होता है, इसीलिए यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। कपास ये पौधे से प्राप्त होता है, इसीलिए यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है कपास। रेशम जो है ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और इसीलिए यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जूट जो है ये जूट के पौधे से प्राप्त होता है और इसीलिए यह भी प्राकृतिक है। नायलॉन या कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है और इसीलिए यह कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है, यानी नायलॉन कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है। और ये ऊन से जो ऊन जो प्राप्त करते हैं भेड़ से, यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। तो सिर्फ यहाँ मानव निर्मित जो है ये नायलॉन है। नायलॉन जो है वो मानव निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, प्रथम कथन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के उपयोग को लोकप्रिय बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए चरखे को एक लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट ही भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये गलत है। कह रहा कि जूट केरल और पंजाब में उगाया जाता है, तो दोस्तों जूट जो है ये बिहार और पंजाब में उगाया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया केरल और पंजाब, तो ऑप्शन जो है बी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, तो ये भी सही है। सूफी संत कबीर बुनकर थे, तो ये भी सही है, यानी बी जो है ऑप्शन ये गलत दिया गया है। चलिए इसका पॉइंट है कि भारत में जूट मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। चरखा एक हाथ से चलने वाली उपकरण है जिसका उपयोग कताई करने के लिए करते हैं। धागे रेशों से बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में
लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते थे? तो दोस्तों ये पेड़ों की पत्ती का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। अखबार का प्रयोग करते थे, तो प्राचीन काल में अखबार नहीं था तो ये गलत हो जाएगा। मेटल फॉयल का प्रयोग करते थे, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जानवर की खाल और फर का प्रयोग करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी प्राचीन काल के लोग पेड़ की पत्ती का प्रयोग करते थे कपड़े बनाने के लिए, और जानवर की खाल का भी प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर है, डिप्ली सोल्यूशन है कि प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए पेड़ों की छाल और बड़े पत्ते या जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल करते थे। खोजी गई पहली वस्त्र सामग्री पौधे और जानवर दोनों से उत्पन्न प्राकृतिक रेशे से बनी है। उदाहरण जैसे कपास, ऊन, चमड़ा, रेशम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास। कपास दोस्तों पेड़ से प्राप्त होता है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। जूट। जूट भी पौधे से प्राप्त होता है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। अलसी भी प्राकृतिक रेशा है, अभी आपको बताए थे। नायलॉन। नायलॉन जो है मानव निर्मित है, और ये मानव ने बनाया है, तो इसलिए ये प्राकृतिक नहीं होगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला इसका पॉइंट है कि देखिए, रेशा एक लंबी, पतली, लचीली धागे जैसी सामग्री है जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़े या बैग बनाने के लिए करते हैं। नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम रेशा है, और इसलिए इसका नाम नायलॉन है। इसका निर्माण कोयला, जल और हवा को मिलाकर किया जाता है। रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। अगला क्वेश्चन है, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? रेशा बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं? प्रथम है, रेशम रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। याक के बाल या ऊँट के बाल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका भी प्रयोग करते हैं रेशम बनाने के लिए। भूसी या हड्डी का प्रयोग, तो भूसी और हड्डी का प्रयोग रेशम बनाने के लिए नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलसी और ऊन। अलसी और ऊन का प्रयोग हम लोग रेशम बनाने के लिए करते हैं, तो ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका डीपली सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, रेशम बनाने के लिए भूसी और हड्डी का प्रयोग नहीं करते हैं। रेशा बनाने के लिए रेशम, रसायन, याक के बाल, ऊँट के बाल, सन और ऊन जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। रियान एक मानव निर्मित रेशा है जिसे सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से रासायनिक उपचार द्वारा तैयार करते हैं। रियान बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज लकड़ी के गुदों से प्राप्त करते हैं। नहीं, रियान बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज लकड़ी के गुदे से प्राप्त करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहाँ उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था, जीवंत रंग और चमक थी। कपड़ा कैसा हो सकता है? नहीं, वो कपड़ा जो है वो किस प्रकार का कपड़ा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कपास रेशा, यानी कपास कपड़ा, ऊन कपड़ा, रेशम कपड़ा, जूट कपड़ा। तो दोस्तों जो मुलायम रहे और चिकना रहे वो कौन सा कपड़ा हो जाएगा? तो रेशम कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रेशम कपड़ा। आइए इसका रिप्लेस सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, चिकना हो वो रेशम कपड़ा होता है। रेशम जो है एक प्रकार का कपड़ा है जिसे हम रेशम कीट नामक कीट से प्राप्त करते हैं। रेशम जो है रेशम नामक कीट से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का कोकून धागे जैसी संरचनाएं बनाता है जिन्हें रेशम के रेशों बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूट के पौधों के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? जूट के पौधों के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फूल, तना, फल, पत्ती। तो जूट के पौधे को जो है जूट प्राप्त होता है ये तना से। किस भाग से? तो तना भाग से जो है जूट प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। जूट फाइबर जूट के पौधे की छाल से प्राप्त होता है, जो जूट के पौधे के तने का एक भाग है। ये तना का ही भाग है छाल। जूट के रेशे बास्ट फाइबर होते हैं। बास्ट फाइबर होते हैं जो आमतौर पर नरम और चमकदार होते हैं। जूट एक प्राकृतिक रेशा है। जूट यानी फाइबर में पादप सामग्री सेलुलोज और लिग्निन होते हैं। जूट फाइबर में पादप सामग्री सेलुलोज और लिग्निन होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है? कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरखे का प्रयोग करते हैं, कताई मशीन का,
करघे का या सुई बुनाई का। तो कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका यानी किसका उपयोग करके भुना जाता है? तो ये करघे का उपयोग करके भुना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, करघा जो होता है वो लपेटे हुए धागे को तनाव में रखने में मदद करता है। चरखा एक घरेलू मशीन है। इसे कॉटन जीन के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन जीन के नाम से जाना जाता है। कताई मशीन स्टेपल फाइबर कताई के लिए उपयुक्त मशीन है। अगला क्वेश्चन है कि बीरा एक किसान है। उसके खेतों में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है। उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा को उगाना चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा ये कपास। ऑप्शन बी हो जाएगा कपास। चलिए, इसका डीपली सॉल्यूशन है कि कपास एक रेशा मुलायम होता है और कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है, जिसे कपास की गांठ कहा जाता है। यह काली मिट्टी और गर्म जलवायु परिस्थिति में अच्छी तरह से बढ़ता है। यानी जहाँ काली मिट्टी हो और गर्म जलवायु हो वहाँ अच्छी तरह से बढ़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। फाइबर से धागा बनाएंगे, धागा से कपड़ा, यानी फाइबर से धागा और धागा से कपड़ा बनाएंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डीपली देखते हैं। कताई प्रक्रिया के माध्यम से तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं। चरखा एक हस्त निर्मित कटाई यंत्र है। यह एक छोटा वाहनीय उपकरण है जिसका उपयोग कपास एवं अन्य रेशों की कटाई करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला चैप्टर हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो कि वस्तुओं का समूह बनाना। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जल्द लेकर आएँ। चलिए, निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है। किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? यानी किस मामले में जो है लोहा का रंग वो चमक खो देगा और फीका दिखाई देने लगेगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी सरसों तेल, शीतल पेय, नारियल तेल, मिट्टी का तेल। निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है। सभी में लोहे का कील रखा गया है। शीतल तेल में, शीतल पेय में, नारियल तेल में और मिट्टी के तेल में। कह रहा है कि इसमें जो लोहे का रंग है वो चमक खो देगा और फीका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शीतल पेय में। सॉफ्ट ड्रिंक में रखने पर लोहा अपना रंग खो देगा और फीका पड़ जाएगा। आइए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होता है, जिसके कारण लोहे की कील की जंग लग जाती है और फीका दिखाई देती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। शीतल पेय में कार्बनिक एसिड होता है। जिसका यानी कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बोनेटेड पानी शीतल पेय का मुख्य घटक है। कार्बोनेटेड जो पानी है वो शीतल पेय का मुख्य घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। यानी कौन सा पदार्थ है जो जल में घुलनशील होता है? चाक पाउडर, चाक पत्तियाँ, शकरा, लकड़ी का बुरादा। तो दोस्तों ये हो जाएगा शकरा। यानी ग्लूकोज जो है ये जल में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शकरा यानी ग्लूकोज। चलिए, ग्लूकोज बनाने वाले कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसमें पानी में फैलने की क्षमता अधिक होती है, अतः ग्लूकोज जल में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि चीनी का फॉर्मूला होता है दोस्तों C12H22O11। इस चारों फॉर्मूला का आप लोग ध्यान रखिएगा। चीनी का होता है C12H22O11, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, जल का होता है H2O और भारी जल का होता है D2O। जल पूछे तो H2O और भारी जल पूछे तो D2O हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया गया है और कह रहा है कि उपयुक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचान करेंगे। यानी यहाँ पे सभी पदार्थ दिया गया है और कह रहा है कौन सा पदार्थ पारदर्शी है। आइए देखते हैं। प्रथम है
यानी आवर्धक लेंस। दोस्तों आवर्धक लेंस पारदर्शी होता है, ये सही है। दर्पण जो है पारदर्शी नहीं होता है, इन दर्पण के आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील प्लेट, दोस्तों ये भी पारदर्शी नहीं होता है। और लास्ट है कांच का गिलास। तो गिलास क्या है, जो कांच का गिलास होता है वो आर पार दिखाई देता है, तो ये पारदर्शी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 जो है ये सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए, आवर्धक लेंस में साधारण उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस और कांच के ग्लास के माध्यम से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए हम इन दोनों पदार्थों को पारदर्शी के रूप में पहचान सकते हैं। जबकि स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम, निकेल और साधारण स्टील का मिश्रण होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह ऊपर की ओर हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह ऊपर की ओर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर यानी अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब किसी वस्तु के अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है ये अनंत पर बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोझों को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था, जैसे दर्पण था, तेल से सना हुआ कागज था, चुंबक था, कांच के चश्मे था। कह रहा है अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बोझों की सहायता करे, यानी कौन सा पदार्थ जो है वो अपारदर्शी है। आइए देखते हैं। दर्पण भी बताए थे दोस्तों, दर्पण जो है अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट है तेल से सना हुआ कागज, तो कागज से आर पार नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबक, दोस्तों चुंबक कह रहा है, चुंबक भी पारदर्शी होता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच के चश्मे, कांच के चश्मे हो जाएगा जो कि पारदर्शी है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है इस बुक में सी दिया गया है 1 और 3। तो आप लोग बताइएगा कि इसका ओरिजिनल आंसर जो है क्या होगा। आइए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं, इसी से पता चलेगा। देखिए, हम दर्पण और चुंबक के माध्यम से वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो है नहीं होगा, वहाँ पे था कि कौन सा पारदर्शी पदार्थ है, वहाँ पे रहना चाहिए कि कौन पारदर्शी पदार्थ नहीं है। इसलिए इन दोनों सामग्री को अपारदर्शी माना जाता है, इन दोनों सामग्री जो है अपारदर्शी है। अस्थायी चुंबक इस्पात और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि अस्थायी चुंबक वो इस्पात का बना होता है और अस्थायी चुंबक जो है वो नरम लोहा का बना होता है। चुंबक का डोमेन कितना से कितना होता है, तो 10 पावर -18 से 10 पावर -21 तक होता है। अवतल दर्पण जो है किस किस में होता है, मोटर वाहनों की हेडलाइट में, दूरबीन में होता है, मसाला रोशनी में होता है, नाक का कान डॉक्टर जो देखता है उसमें होता है। हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण जो है लगा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर पीछे की वस्तु को देखने के लिए, घंटी कॉलिंग में, ऑप्टिकल यंत्र में प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने परिभाषी पदार्थ देने को कहा। पहले निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने शिक्षक को चुन कर देगी। यहाँ पे दिया है कांच का गिलास, दर्पण, मलमल की कपड़ा और एल्युमिनियम फॉयल। ये कौन सा पदार्थ जो है सामग्री यानी पहले जो है अपने शिक्षक को देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मलमल का कपड़ा देगा, मलमल का कपड़ा देगा। मलमल का यानी मलमल के कपड़े से हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं, इसीलिए इसे एक पारभासी सामग्री के रूप में जाना जाता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3, क्रायोलाइट का होता है Na3Al ये सभी जो है बॉक्साइट, क्रायोलाइट ये सभी एल्युमिनियम का अयस्क है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा होता है, काल्पनिक सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है और गिलास आधा पानी से भरा है, यानी कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा हुआ रहे, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सूती धागे, थर्मोकपल, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पंख, प्लास्टिक की गेंद, तो पंख और प्लास्टिक जो गेंद होता है वो दोस्तों अगर पानी है तो वो तैरती रहती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पंख और प्लास्टिक का गेंद जो है ये तैरता रहेगा। चलिए, इसका
डिप्ली सोल्यूशन है कि पंख और प्लास्टिक दोनों पानी से हल्के होते हैं, इसलिए जल में तैरते हैं। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो वह पानी में तैरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सेफ्टी पिन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील और प्लास्टिक। स्टील और प्लास्टिक का प्रयोग सेफ्टी पिन बनाने के लिए करते हैं। चलिए डिप्ली सोल्यूशन है कि प्लास्टिक का उपयोग किनारों को सील करने के लिए करते हैं। स्टील को आसानी से ढाला जा सकता है और यह एक तेज बिंदु बनाया जा सकता है। प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। प्लास्टिक और लकड़ी जो है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। अस्थायी चुंबक स्टील की बनी होती है और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है, जो कि आपको पीछे बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ये चमकदार नहीं है? कौन पदार्थ चमकदार नहीं है? तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी। लकड़ी दोस्तों ये चमकदार नहीं होता है, जबकि सोना, चांदी, डायमंड ये सभी चमकदार होता है। चलिए धातुएं चमकदार होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे धातु चमकदार दिखाई देती है। जब प्रकाश लकड़ी पर पड़ता है तो प्रकाश विस्तृत या अनियमित तरीके से परावर्तित होती है, अतः लकड़ी जो है चमकदार नहीं होती है। धातु वे पदार्थ है जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनेता, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सभी जो है धातु है। और धातु ऐसे तत्व जो चमकीले और आघातवर्धनेता नहीं होता है और ताप विद्युत का कुचालक होता है, उसे अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन ये सभी जो है अधातु है, जो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन कह रहा है सत्य है, सत्य नहीं है? प्रथम है कि पदार्थ को सुविधा के लिए सामूहिकृत किया जा सकता है, तो दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट है कि पदार्थों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए सामूहिकृत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। पदार्थ मनोरंजन के लिए सामूहिकृत है, तो दोस्तों ये गलत है कि पदार्थ सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो ये गलत है। पदार्थ को उनके उपयोग के अनुसार सामूहिकृत किया जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि इसका डिप्ली सोल्यूशन है कि पदार्थ जो है मनोरंजन के लिए सामूहिकृत है, और यह कथन जो है गलत है, बिल्कुल से गलत है। उपयोग और अनुसंधान उद्देश्यों में आसानी के लिए सामग्री को एक साथ सामूहिकृत किया जाता है। समान वस्तुओं को किसी आधार पर कसौटी के अनुसार सामूहिकरण करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण की विधि द्वारा असमान वस्तुओं को दूर रख सकते हैं। सामग्री को मनोरंजन के लिए सामूहिकरण नहीं किया जा सकता है। चलिए कह रहा है कौन विषम है? कौन विषम है? प्रथम है तावा, कुदाल, प्रेशर कुकर, इरेजर। तावा, कुदाल, प्रेशर कुकर और इरेजर। तो इसमें से कह रहा है कौन जो है वो विषम है? तो इसमें तावा जो है दोस्तों ये विषम है, जबकि कुदाल कह रहा है कौन विषम है? कौन विषम है? तो इसमें इरेजर जो है ये दोस्तों विषम हो जाएगा, क्योंकि इरेजर जो है किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये जो है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है इरेजर, जो किसी भी चीज़ को मिटाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इरेजर रबर से बना होता है, या आप लोग पेंसिल में भी इरेजर का प्रयोग करते हैं, जबकि तवा, प्रेशर कुकर और कुदाल जो है धातु से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार का फ्रंट ग्लास जो है इन विंडो स्क्रीन बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो कार का फ्रंट ग्लास किसका बना होता है? तो दोस्तों ये पारदर्शी बना होता है, यानी आर पार दिखाया जा सकता है, तो ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आइए इसका सलूशन देखते हैं। कार के सामने की शीशा को बनाने के लिए पारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है, ताकि सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकते। और पारदर्शी वस्तु वे वस्तु जिनके माध्यम से हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और पारदर्शी वस्तुएं आपतित प्रकाश को गुजरने की अनुमति नहीं देती है, जैसे कार्डबोर्ड, पत्थर, लकड़ी ये सभी अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। पारदर्शी वस्तु जिनके माध्यम से हम सभी वस्तु को देख सकते हैं, जैसे कांच, वायु, पानी, इसके माध्यम से हम लोग जो है किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर है पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ का पृथक्करण। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पहेली ने एक थैली में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच
फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदा है। ठीक, यानी बहुत सारी सब्जी खरीदा है। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि इनके लिए यानी उनके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कौन सा विधि जो हम लोग सभी सब्जी को अलग अलग करेंगे, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, हरी सब मिर्च हो गया, आलू हो गया, यानी सभी अभी मिक्स है। इसको किस विधि के द्वारा जो है अलग अलग हम रख सकते हैं? निष्पासन, चालन, थ्रेसिंग और हस्तचयन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हस्तचयन के द्वारा जो है सभी फलों को यानी सभी सब्जियों को हम लोग निकाल के अलग अलग रख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसका डीपली सोल्यूशन देखते हैं। सब्जी को हाथों से चुनकर समूह से अलग किया जा सकता है। इस विधि का पालन तब किया जाता है जब वस्तु एक निश्चित आकार का होता है। निष्पावन एक विधि है जिसका उपयोग अनाज के नमूने से भूसा निकालने के लिए किया जाता है। यानी भूसा निकालने के लिए जो है अलग करना निष्पासन कहलाता है। जैसे हम लोग गेहूँ को अलग करते हैं, भूसा अलग निकालते हैं, तो ये निष्पासन विधि हो जाएगा। थ्रेसिंग इसका उपयोग अनाज के पौधों को कुटीर भूसी से अनाज निकालने के लिए किया जाता है। हस्तचयन का प्रयोग हम लोग गेहूँ और चावल के पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों जैसे अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए हाथ से चुनने की विधि का उपयोग करते हैं। जो हाथ से उपयोग करे वो हस्तचयन विधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बूझों की दादी मधुमेह से पीड़ित है। बूझों की दादी जो है वो मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने को कहा सलाह दिया। तो इसे बनाने के लिए बूझों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी ये को किस विधि से कम वसा वाली लस्सी बना सकते हैं? तो कम वसा वाली जो लस्सी बनाएंगे दोस्तों ये मंथन विधि से। किस विधि से? तो मंथन विधि हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। चलिए मंथन विधि क्या होता है कि मंथन का अर्थ होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाना ताकि हम उन पदार्थों को अलग कर सकें जिन्हें किसी और प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। नहीं, जो किसी प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं उसे मंथन के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे दूध से मलाई निकालने की प्रक्रिया जो है ये मंथन विधि होता है और मंथन विधि से ही मलाई निकाल सकते हैं। छानने का काम निस्यंदन, जैसे एक तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थ का अलग करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अपसादित मिश्रणों को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उल्हेरने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्पंदन क्या होता है? तो किसी मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं, निस्पंदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? तो निस्पंदन का प्रयोग करके आप किसे अलग कर सकते हैं? तो दोस्तों ये दूध में कॉर्नफ्लेक्स का अलग हम लोग निस्पंदन विधि से करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स दूध में अघुलनशील होते हैं, इसलिए इसे छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी जो है वो तेल के ऊपर तैरते रहता है। पानी स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इस पानी में हल्का सा नमक मिला देते हैं तो स्वाद और लाभ दोनों दुगुना बढ़ जाता है। इससे शरीर का सूजन, गले की खराश, पाचन संबंधी समस्या जो है वो दूर हो जाती है। यानी पानी में नमक मिलाने से सूजन, गले का खराश, पाचन संबंधी समस्या जो है ये सभी दूर हो जाती है। चीनी के साथ दूध का सेवन शरीर की हड्डियों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा जो है किया जाता है? डंठल के बंडलों से अनाज को अलग जो है किस विधि के द्वारा कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस विधि से अलग करेंगे? तो थ्रेसिंग की विधि से जो है वो अनाज को अलग करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 मिश्रण दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से किसे निष्पासन की विधि से अलग किया जा सकता है? किसे निष्पासन की विधि से अलग कर सकते हैं? राजमा या काबुली चना, राजमा और काबुली चना को, दाल और चावल को, राइस फ्लेक्स और मक्का को, आलू चिप्स और बिस्कुट को, किसको निष्पासन विधि से अलग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी राइस फ्लेक्स और मक्का को, आलू चिप्स और बिस्कुट को, यानी इस दोनों को निष्पासन विधि से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे
पॉइंट है कि रजमा और काबुली चना को हाथों से चुनने की विधि से अलग अलग किया जाता है, जबकि दाल और चावल को हाथ से चुनने की विधि से दाल और चावल को हाथ से चुनने की विधि से अलग किया जाता है। राइस फ्लेक्स और मक्का और आलू चिप्स और बिस्कुट को निष्पासन की विधि से अलग करते हैं। नेक्स्ट है कि चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ था। यानी चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा जो है वो गेहूं के दानों के साथ मिला हुआ है। तो अनाज को आटे से अलग करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगा? तो अनाज को आटे से अलग करने के लिए दोस्तों ये चालन विधि अपनाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी गेहूं के दाने से आटा को छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि आटे और दाने के आकार में अंतर होता है। गेहूं को दाना छलनी से नहीं गुजार सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी आटा को हम लोग छलनी से गुजार कर अलग कर सकते हैं। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो चालन विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है चालन विधि से होता है। उदाहरण जैसे भोजन पकाने के लिए हम तांबे, एल्युमिनियम या पीतल जैसे मिश्र धातु सभी सुचालक के बने बर्तन का उपयोग करते हैं, जिससे भोजन सामग्री को अधिक ऊष्मा मिल सके और वह जल्दी पक सके। नेक्स्ट है कि आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो घी को अलग करने के लिए दोस्तों किस विधि का उपयोग करते हैं? तो ये निस्तारण और निस्पंदन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निस्तारण और निस्पंदन। दूध से मक्खन अपकेंद्री विधि के द्वारा जो है हम लोग अलग करते हैं। किस विधि? तो अपकेंद्री विधि के द्वारा दूध से मक्खन अलग करते हैं। मक्खन में विटामिन ए और विटामिन ई, डी और के पाया जाता है। प्रतिस्थापन के संबंध में मक्खन और घी का अनुपात 1:1 होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे वाष्पीकरण अवस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाष्पीकरण का प्रयोग करेगा, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग ग्रे सफ़ेद होता है और कॉपर सल्फेट के हाइड्रेट का रंग जो है वो नीला होता है। कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक रसायन है, पानी में घुलनशील होता है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है बल्लू बिट्रोल होता है। क्रिस्टल को बनाने वाले कॉपर सल्फेट अणु पानी के 5 अणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O जो है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो कि प्रकृति में अम्लीय होता है। यानी जो नीला को लाल करे वो अम्लीय होता है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपने बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्सों को भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है? तो पानी का जो इन बिंदुओं का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये किसके कारण हुआ था? तो ये वाष्पीकरण और संघनन के कारण जो है कोई बोतल है और यहाँ पे पानी है और ऊपर में पानी यहाँ पे जो है कुछ बूंदे रहती है, ये वाष्पीकरण और संघनन के कारण रहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उबलना तब होता है जब एक तरल पदार्थ गर्म होता है और गैस में बदल जाता है। वाष्पीकरण तब होता है जब एक तरल पदार्थ सामान्य क्वथनांक के नीचे के तापमान पर गैस में बदल जाता है। संघनन तब होता है जब एक गैस को ठंडा किया जाता है और एक तरल पदार्थ में बदल जाता है, यानी गैस से तरल पदार्थ बनना संघनन होता है। दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। हमने इस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 6 से लेकर जो है चैप्टर 15 तक, इन टोटल 15 चैप्टर है। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें जो है 6 से लेकर 15 तक रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली जो है वो एक मास्टर वीडियो आए,
तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यानी टोटल जो है आपको 8 वीडियो मिलेगा, हर क्लास का 2 वीडियो, जैसे 6 का 2 वीडियो, 7 का 2 वीडियो, 8 का 2 वीडियो, 9 का 2 वीडियो और 10 का 2 वीडियो, 2, 4, 6, 8 और 10, टोटल आपको 10 वीडियो मिलेगा। सभी मास्टर वीडियो रहेगा, 2 या ढाई घंटे का रहेगा। तो आपको 10 वीडियो में पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर चाहते हैं ये सीरीज़ जारी रहे तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सपोर्ट जो है इस चैनल को अधिक से अधिक मिले और परिश्रम जो है हम भी आप लोग के लिए अधिक से अधिक करें। तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।